नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार सब इंस्पेक्टर, जी हां, जो 1806 वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। और मैं जो आपको 10,000 प्रश्नों का जो क्वेश्चन देने के लिए कहा हूं कि 10,000 प्रश्न आपको डिस्कस कराऊंगा, उसी क्रम में लगभग 3,000 प्रश्न मैं दे चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो देखिए, क्यों नहीं देखे हैं, देखिए जाकर के। प्रश्न का लेवल बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड है। 1275 जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर करा रहा हूं। 46 टेस्ट सीरीज भी मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेट नंबर 47 का। तो हम लोग देखते हैं 47 सेट। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज नंबर 47। 47 सेट जो है टेस्ट सीरीज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो 1275 के जिस पैटर्न पर पूछे गए हैं उसी पैटर्न को मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। जहां से प्रश्न 1275 में आए हैं उन तमाम टॉपिक को टच किया गया है ताकि आपका एग्जाम में बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन रहे। तो चलिए हम लोग विधिवत शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी था? देखिए सामान्यतः शिवाजी का उत्तराधिकारी राजा राम को आप कह सकते हैं, क्योंकि शिवाजी के मरने के तुरंत बाद राजा राम बन गया था। कौन बना था? राजा राम। लेकिन राजा राम और संभाजी में हो गया उत्तराधिकार का युद्ध। राजा राम के और किसमें? राजा राम और संभाजी में हो गया लड़ाई। अब ये क्या करता है कि राजा राम को हटा करके और ये खुद बन जाता है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको संभाजी मिलता है, यहां तक कि ज्यादा आंसर आपको संभाजी ही मिलता है। अब ये क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने कितनी गहराई से क्वेश्चन को देखा है और कहां से सेट किया है। ज्यादा गहराई से करेगा तो राजा राम हो जाएगा, और गहराई अगर नहीं देखेगा तो संभाजी। इसलिए मैं आपको दोनों चीज बता दिया हूं। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 2 के ऊपर। दूसरा सवाल है, सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करना है भैया। कैसे सुमेलित करेंगे? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वह 1674 में हुआ था। ठीक ना, यानी कि डी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए डी मैं लिख दे रहा हूं, डी। सूरत की दूसरी लूट इन्होंने की थी 1670 में, यानी कि 1670 में, यानी बी सही है, डी बी। सूरत की प्रथम लूट, तो प्रथम लूट हुआ था 1664 में, 1664 में, यानी कि सी। और शिवाजी का कर्नाटक अभियान जो सबसे आखिरी अभियान था, जिंजी का अभियान, इसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, जिंजी मैं लिख दूंगा। तो ये हुआ था 1678 में, यानी कि ए। आपको देखना है डीबीसीए है किसी में क्या? डीबीसीए, बीसीडीए नहीं है, डीबीसीए नहीं है, एबीसीडी नहीं है, नहीं, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि ऑप्शन होना चाहिए था, बट आप खुद से लिख लीजिए, डी बी सी ए। क्वेश्चन तैयार करते समय अगर ना ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और है ना, यहां भी गलती आपसे हो जाता है। लेकिन डीबीसी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए चले आगे। चलिए भैया, चलिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आरएस के मैदान में, पानीपत के मैदान में, सोनीपत के मैदान में, या कर्नाटक के मैदान में? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ना, वह हुआ था कहां? आरएस के मैदान में। कहां के मैदान में? आरएस के मैदान में। तो यानी कि राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? ए। ठीक, कब हुआ था? 1775 से 1782, ये था इसका शासन, मतलब कार्यकाल। तो ये भी आपको ध्यान देना है। मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ था, आंग्ल मराठा है, तो इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 4। स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जी हाँ, परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, यानी कि किसके समय हुआ था? कॉर्नवालिस, कर्नल रीड, थॉमस मुनरो, या स्टुअर्ट मिडोज? ठीक ना। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था भाई वह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक दो चीज आपको याद रखना है, और स्थायी बंदोबस्त एक आता है रैयतवाड़ी, और एक आता है महालवाड़ी।
तीनों मैं बता देता हूं। स्थायी बंदोबस्त एक आता है रैयत बाड़ी, ठीक ना, रैयत बाड़ी। एक आता है महाल बाड़ी, डिटेल में भी मैं पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। महाल बाड़ी, रैयत बाड़ी और महाल बाड़ी। रैयत बाड़ी में था कर्नल रीड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नल रीड, ये रैयत बाड़ी में था। और इसके साथ मुनरो भी था, दोनों था। ये स्थायी बंदोबस्त में था, ये दोनों जो था वो रैयत बाड़ी में था। और महाल बाड़ी में था हॉर्ट मैकेंजी। महाल बाड़ी में कौन था भाई? तो महाल बाड़ी में जो था वह था हॉर्ट मैकेंजी, ठीक ना। लिख लीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तीनों बहुत पूछता है, स्थायी बंदोबस्त, महाल बाड़ी, रैयत बाड़ी। यहां से प्रश्न आपको आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम मान के चलिए यहां से प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एकदम फटाफट अंदाज में चीजों को आपको उपलब्ध कराते हुए जानकारी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? कमेंट करिए, अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए 1857 के समय कौन था। देखिए यहां से 1857 की क्रांति समझिए कि बिहार दरोगा के लिए एक प्रश्न रिजर्व रखता है, ये एकदम नोट कर लीजिए। कभी पूछेगा भैया आरा से किसने नेतृत्व किया था, तो जानते हैं कुंवर सिंह। पटना से पीर अली, है ना। कानपुर से कभी पूछ देगा, कभी लखनऊ से पूछ देगा, कभी इलाहाबाद से पूछ देगा, ये पूछ देगा। तो यहाँ अभी पूछा है भारत का सम्राट, या पूछ देगा कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो जो सम्राट था वही करेगा, यानी बहादुर शाह जफर। किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था नेतृत्व, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आइए, क्या कह रहे हैं, निम्न में से निम्न विद्रोह में कौन सा एक ऐसा विद्रोह है जो 1816 से प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला था? एक विद्रोह था जो लगभग 16 साल आपको छोटे छोटे पार्ट में चला था। इंटरनेट पर खोजेंगे तो 1619 मिलेगा, 1800 ये मिलेगा 19 से, है ना। लेकिन छोटे छोटे पार्ट में ये 16 से 32 तक चला ही था। वह विद्रोह था कच्छ विद्रोह। इसका नेतृत्व करने वाले थे, जानते हैं कौन? भारमल। याद रखिएगा, पूछा है प्रश्न इसलिए मैं इसको ले आया हूं, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली थी। हाँ निकाली थी रस्त गुफ्तार पत्रिका। तब किस भाषा में निकाली थी बताइए? ये तो जानते ही हैं कि रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी लगभग 1854 के आसपास शायद निकाली थी इन्होंने। इस भी मुझे एग्जैक्ट नहीं क्लियर है, लेकिन संभवतः 1854 होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सही है कि गलत है, कमेंट करिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली थी। वो किस भाषा में निकाली थी भैया? तो वह गुजराती में निकाली थी। जी हाँ, गुजराती में निकाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गुजराती। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको और मैं ये करता हूं। हाँ चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता भैया? किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ, या सर सैयद अहमद खान, या हेनरी विवियन डेरिजियो, या मोहम्मद अली जिन्ना को? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जो पिता है वह अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। किसे? अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, नहीं आएगा तो इसमें फंस जाएंगे। जंतु के विभाजन का प्रारंभिक स्तर क्या है? कमेंट करिए, जंतु के विभाजन का प्रारंभिक स्तर क्या है? अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जंतु के विभाजन का जो प्रारंभिक स्तर है, जो मतलब कि पहला स्तर होगा शुरुआती का, वह हो जाता है संघ। क्या हो जाता है? संघ, हिंदी वालों के लिए, ठीक ना। अंग्रेजी में फाइलम कहते हैं, तो ये ध्यान देना है, फाइलम। दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है संभवतः। फाइलम के बाद डिवीजन होता है, हाँ। डिवीजन के बाद क्लास यानी कि वर्ग होता है, हाँ। और ये क्लास के बाद ऑर्डर होता है। ये सीक्वेंस में है, पहला फाइलम, दूसरा डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ऐसे ही और नीचे तक जाता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए अभी कुछ वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ दिया जाता है कि भैया गाय का, कभी पूछ देगा आम का, कभी पूछ देगा बाघ का, कभी पूछ देगा मोर का, है ना, कभी पूछ देगा
किसी और पेड़ का, तो याद रखिएगा, ये इस पर मैं एक वीडियो दे दूंगा। तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वह होता है बॉस इंडिकस। जी हाँ, बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम आपको मिल जाता है। अच्छा, बात करें कि मैग्निफेरा इंडिका, तो मैग्निफेरा इंडिका जो है वो आम का हो जाता है। आम का सीजन भी आ ही रहा है, तो आम याद रखिए, आम का हो जाता है। राणा टिग्रिना, राणा टिग्रिना सभी लोग जानते हैं। राणा टिग्रिना जो है ना, ये मेढक, जी हाँ, किसका, मेढक का है ये नाम। पैंथेरा पार्डस, तो पैंथेरा पार्डस जो है वो है किसका, तेंदुआ का, तेंदुआ, तेंदुआ। ये तीनों आप जान लीजिए, आम का, ये मेढक का, ये तेंदुआ का, और गाय का जानिएगा बॉस इंडिकस। तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? उभयचर मतलब एम्फीबियंस, तो दिया तो है। हाँ, इसको थोड़ा सा और इधर कर दे। हाँ, ये सही है। किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। उभयचर, उभयचर मतलब का जानते हैं ना, जैसे उभयचर प्राणी की बात करें तो मेढक होता है, कछुआ होता है, सांप भी होता है। ये सब क्यों? क्योंकि जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं, पानी में भी, बिना पानी में भी। तो उभयचर भी है, सूखा जमीन पर भी रह लेगा, बंजर में भी रह लेगा, पत्थर पर भी उग जाएगा, चट्टान पर भी उग जाएगा। ये ब्रायोफाइटा होता है। क्या होता है भैया? ब्रायोफाइटा। एक प्रश्न इसी से पूछता है कि भाई शैवाल जो है वो किस में आता है? शैवाल किस में आता है? तो याद रखिएगा, शैवाल जो आता है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, शैवाल जो है वह भाई थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा क्या है पता है? सबसे मतलब सर्वाधिक संख्या इसी की है, सबसे बड़ा संघ ये है आर्थ्रोपोडा। जी हाँ, वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा, और सबसे बड़ा संघ अगर कहे तो बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे फादर ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल का पिता, इसे फादर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जंगल का पिता। तो भैया जंगल का पिता किसको 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 लग रहा है कि यूकेलिप्टस होगा? जरा कमेंट करिए, किसे किसे लग रहा है कि आंसर होगा यूकेलिप्टस? जरा कमेंट करिए आप लोग, जरा कमेंट करिए किसे किसे लग रहा है कि यूकेलिप्टस होगा। तो अगर यूकेलिप्टस लग रहा है किसी को तो वो कमेंट करें। आंसर यूकेलिप्टस नहीं होगा, आंसर होगा भैया सिकोया। सिकोया को फादर ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का पिता भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूकेलिप्टस जो जानते हैं क्या है? यूकेलिप्टस के बारे में बताएं। वो पर्यावरण का दुश्मन है यूकेलिप्टस। आप कहेंगे सर पेड़ है तो दुश्मन कैसे होगा सर? तो हाँ, दुश्मन है यूकेलिप्टस। वैसे तो देखिए, सामान्यतः दुश्मन कहने का हमारा तात्पर्य क्या है, यूकेलिप्टस ऐसा पेड़ है ना, ये बहुत ज्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये पानी खींचता है। तो पानी की जहां संख्या कम है वहां अगर यूकेलिप्टस लगा दीजिएगा तो लेयर भी भागेगा कि नहीं भागेगा? एक यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा पानी खींचता है, अगर वहां बगीचा लगा दें आप यूकेलिप्टस का तो वहां पानी समाप्त कर देता है। तो इसीलिए इसको दुश्मन की भी संज्ञा दी गई है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप। समझ गए? चलिए चले आगे, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ जीव गमन या संचालन करते हैं। प्रोटोजोआ कैसे संचालन करते हैं? देखिए, प्रोटोजोआ के बारे में आपको ऑप्शन है पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पीठ के द्वारा या कूटपाद के द्वारा। तो प्रोटोजोआ जो होता है ना, इसका हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन ये चलता तो है। फाल्स पांव मतलब छदम पांव या स्यूडोपोडिया कहते हैं इसको, कूटपाद भी कहते हैं। कहीं आपको ऑप्शन बदल बदल के देगा, देखिए ऑप्शन कितना मतलब वो देगा आपको, एक मिनट, हाँ ऑप्शन देगा आपको, जानते हैं क्या क्या? कभी यहां पर लिख देगा छदम पांव, जी हाँ, कभी लिख देगा छदम पांव के द्वारा। तो आपको लगेगा कि अरे यार छदम पांव क्या होता है, जानते ही नहीं है। उसी को कूटपाद भी कहते हैं। कभी लिख देगा स्यूडोपोडिया, तो तीनों याद रखना है, पैर नहीं होता है लेकिन ये कूटपाद मतलब जाली पैर, छदम पांव, स्यूडोपोडिया के द्वारा ये गमन करता है।
अमीबा भी इसी के द्वारा करता है गमन। अभी पूछता है कभी कि अमीबा कैसे गमन करता है, तो कहेंगे कि हाँ याद है, पैर नहीं होता है, फाल्स पैर होता है, यानी कि छदम पांव होता है। चलिए, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में होते हैं, नमक युक्त मतलब नमकीन मिट्टी में युक्त जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा क्या, जीरोफाइट नहीं कहा जाएगा। जीरोफाइट कहा जाता है मरुभूमि में, जहां मतलब मरुस्थल हो वहां जीरोफाइट होता है। हेलोफाइट होता है नमकीन, हेलो नमकीन। आप याद कर लीजिए, कैसे याद करिएगा, आपको याद करना है, देखिए आपको याद करना है हेलो नमकीन, ठीक ना, हेलो नमकीन आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि हेलोफाइट नमकीन। हाइड्रोफाइट जल में, आप जानते हैं कि जल के ऊपर पौधे उगाना या जल में पौधे उगाना, हाइड्रोफाइट। आरएनए की संरचना जो है वो कैसी संरचना है भैया, तो देखिए दो चीज आपको मिलता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए, डीएनए हम बाद में पढ़ेंगे। आरएनए में होता है सिंगल कुंडली का संरचना, आरएनए में आपको सिंगल कुंडली का संरचना होगा, वहीं डीएनए होगा तो डीएनए में दोहरी कुंडली का संरचना होगा। आपने किताब में देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ, तो डीएनए में डबल, आरएनए तो आरएनए सिंगल, एकल कुंडली। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न समझ लीजिए कि जो बता रहा हूं प्रश्न कर लीजिए भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा होगा, कर लीजिए। एनसीईआरटी से उठाया हूं सभी प्रश्न को। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग को याद तो नहीं होगा कि है, आप लोग को मैं कहा था कि मैं एनसीईआरटी के साइंस आपको जरूर कराऊंगा, और समय मिला तो ज्योग्राफी भी कराऊंगा। तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे पास इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अब तक आप पीडीएफ से पढ़ रहे थे, अब आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए हैं। आप लोग की बस हाँ की देरी है। जैसे ही आप लोग मैक्सिमम संख्या में कमेंट करेंगे, मैं एनसीईआरटी का कंटेंट डिलीवर करना शुरू करूंगा। अब आप पर मैं छोड़ता हूं। चलिए, क्या कह रहा है, ऑक्सीजन परिवहन मार्ग का सही क्रम इनमें से कौन है। जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि जो आप सांस ले रहे हैं, तो आपके सांस शुरुआत से लेकर के एंड होने का जो सही क्रम है, हालांकि एंड नहीं होता है यहाँ, इसके बाद और भी चीजें हैं, लेकिन 4 ही दिया गया है ना, तो आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो होगा नासारंध्र, है ना, नासारंध्र मतलब कि नाक का छिद्र, पहले भाई लेंगे तो नाक का छिद्र से ही लेंगे ना, तो नासारंध्र हो जाएगा पहले में, यानी कि पहला यही, तो बस एक ही से आंसर पकड़ा गया, पहले आप नाक से ही सांस लेंगे, काम समाप्त, नासारंध्र। हालांकि ये ऑप्शन ही सेट कर दिया गया, थोड़ा सा घुमाना चाहिए था, है ना, और किसी में नासारंध्र रह के उल्टा पुल्टा करना चाहिए था, लेकिन जो थोड़ा सा भी माइंड लगाएगा पहली ही बार में पकड़ के ले जाएगा इसको बाहर। चलिए, जंतु की मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण होता है। देखिए, पायरुविक अम्ल का एक पूछता है प्रश्न कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, ये पूछता है। वहां आपको अगर बताया जाता है पायरुविक अम्ल ऑप्शन आंसर, तो बहुत आप लोग उछलते हैं, चौंकते हैं, कहते हैं पायरुविक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। लैक्टिक अम्ल जंतु कोशिका में होता है, ये आपको ध्यान देना है। आपसे वहां तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका तो पूछा नहीं है, वो पूछता है कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। ठीक, अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल ही, लेकिन 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 इसका रूपांतरण हो करके और बन जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक ना, क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये ध्यान देना है। एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि अचानक बहुत दिन के बाद आप कसरत करते हैं, तो आपके मांसपेशियों में जो है ना वो दर्द होगा। आप बहुत दिन के बाद करिए कसरत, तो देखिए मांसपेशियों में दर्द होगा, अगर ऐसे खुलेगा नहीं पूरा, हाथ में पैर में लंगड़ा के चलेंगे, वो भी होता है लैक्टिक अम्ल के कारण ही। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है इस वजह से। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य में क्रेब्स चक्र के संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो मनुष्य में संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में क्रेब्स चक्र की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए, इनमें से मुख्यतः किसका पाचन आमाशय में होता है, तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन, आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये भी ध्यान देना है। आमाशय किसका पाचन करता है भैया,
तो प्रोटीन का। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूं ताकि आप लोग बोर ना होइए, है ना। चलिए, आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, इसका पीएच मान आप देखिए। बिहार दरोगा में पीएच मान कभी आंतरस, कभी पीतरस, कभी कुछ, है ना, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो यहां मैं आंतरस बता दूं, आंतरस का जो पीएच मान है, आंतरस सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये कैसा होता है, ये होता है क्षारीय। इतना से आप आंसर निकाल लेंगे, निकालेंगे कि नहीं। आप जानते हैं 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय, तो ये तो अम्लीय है भैया, ये अम्लीय है सर। क्षारीय का मतलब, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कितना भी जटिल प्रश्न सेट कर ले कुछ आपका कर नहीं पाएगा। और कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, जब आपको पता ही नहीं कि आंत्र रस कैसा होता है, तो आप 2 3 की 3 4 है कि 6 7 है कि 8 है, पढ़े तो थे, याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मजा आएगा। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, सब कुछ होगा। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का कहलाता है। किसी भी वस्तु में जो द्रव है, द्रव का मतलब पानी मत समझ लेना यार कि खाली लिक्विड ही द्रव, द्रव में आते हैं ठोस द्रव, गैस, सब कुछ आ सकता है, ठीक ना। तो द्रव की मात्रा यानी कि मैटर जो है वह क्या बतलाता है, तो वह बतलाता है मास, यानी कि उसका द्रव्यमान बतलाता है ना, इसका द्रव्यमान बतलाता है। इसमें कितना मात्रा में क्या है, ये द्रव्यमान निर्धारित करता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। और द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इनमें से किसने द्रव्य की 5वीं अवस्था की खोज की है? अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे ठोस, द्रव और गैस, चौथी नहीं जाने, 5वीं कैसे जान गए। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस 3 तो बचपन से पढ़ते आए हैं। एक चौथा था जिसका नाम था प्लाज्मा। जी हाँ, चौथा जो था जिसका नाम था भैया प्लाज्मा, ठीक ना। पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसका नाम ही है, मैं नाम लिख देता हूं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जी हाँ, बीईसी भी उसको कहते हैं शॉर्टकट में, बीईसी। अब इसको कौन कौन खोज किया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में देखिए, बॉस भी किए और आइंस्टीन भी थे, दोनों मिलकर किए थे, यानी कि हो जाएगा यह दोनों। ये ठंडा होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ठंडा और प्लाज्मा गर्म। कई पूछता है कि सूर्य और तारों में चमक का कारण क्या है, तो यह प्लाज्मा ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दे रहा हूं। चलिए, कह रहा है किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को थ्रस्ट नहीं स्ट्रेस कहते हैं भैया, थ्रस्ट नहीं कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। कभी दाब भी पूछता है तो अभिलंब बल होगा वहां, ठीक ना। और ये प्रत्यायन बल जब कह दे तो बताएंगे स्ट्रेस। अभिलंब में दाब, प्रत्यायन में स्ट्रेस, दोनों याद रखना है। याद कर पाए तो सही है, नहीं कर पाए तो मैं करा दूंगा, इतनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट करा दूंगा ना कि आप कर लेंगे। बचपन में आप लोग तो स्कूल जाते नहीं होंगे, अगर स्कूल गए होते तो भाई पढ़े होते ना तो आज दिक्कत नहीं होती। चलिए, तो बचपन के स्कूल की ही कहानी है। स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं, देखे होंगे जब आप लोग स्कूल बैग टांगे होंगे तो पट्टियां एकदम खूब चौड़ा चौड़ा रहता है, कंधा भर भर जाता है ना। क्यों क्यों होता है भाई? चौड़ा अगर ना रहे तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम करने के लिए कि आयतन को अधिक कर देने के लिए कि आयतन कम की क्षेत्रफल अधिक। देखिए, एक ये जो पेन है, इस पेन से अगर चुभाया तो ज्यादा चुभेगा, चुभेगा कि नहीं, और इस पेन के इधर से अगर चुभाए तो कम चुभेगा। अब हम लोग क्षेत्रफल ज्यादा कर दिए तो भाई कम भार पड़ रहा है। जो अगर पतली पट्टी कर देता डोरी टाइप का तो बच्चे के कंधे में दर्द हो जाता, यहाँ लकीर बन जाता, कट भी सकता था। चौड़ा कर दिया है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया है, कम भार पड़ेगा, दर्द कम होगा, है ना। तो क्षेत्रफल क्या कर देता है, उसका अधिक कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करके, कमेंट करिएगा। नहीं आ रहा है मजा, तब भी पढ़िए, क्योंकि मजा आए या ना आए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। वो नहीं देखेगा क्वेश्चन की मजा नहीं आ रहा है बाबू के, तो नहीं आते हैं, समझिएगा बात को। चलिए, वर्षा की बूंदे गोलाकार होने का कारण क्या है?
एक चीज मैं आपको बता दूं, हर लिक्विड जो है वह चाहता है कि हम कम से कम जगह छेंकें, इसलिए वो टेंशन में रहता है, एकदम तनाव में रहेगा। कोई पानी टपकाइए, वो चाहेगा कि हम कम से कम फैलें, गोलियाल रहना चाहेगा, एकदम टेंशन में रहेगा वो। टेंशन का मतलब तनाव, तनाव से एकदम सोचेगा कि सिकुड़ जाए, एकदम इस तरह से सिकुड़ जाए, गोल हो जाए। वर्षा की बूंद भी वही सोचता है भैया कि एकदम सिकुड़े रहें, फैलेंगे गड़बड़ा जाएगा, सिकुड़े रहें, यानी कि पृष्ठ तनाव राइट आंसर होगा। विजुअल रेडिएशन के खोजकर्ता, विजुअल रेडिएशन दृश्य विकिरण है ना, तो किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। गामा किरण का बैकरल, इन्होंने गामा का किया था। एक्सरे किरण का रोंटगन, ये भी ध्यान दीजिएगा। दृश्य विकिरण न्यूटन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या तो बताइएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए तो मैं हमेशा लगा ही रहता हूं। एक चीज और कह रहा हूं, और कोई अगर टॉपिक चाहिए आपको कि सर इस टॉपिक पर बता दीजिए, जरूरी है तो कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। प्रतिरोध का मान दोगुना करने पर, प्रतिरोध का मान दोगुना करने पर कह रहा है विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध का मान अगर दोगुना करते हैं तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? आधा। आधा तो हाँ है, तो ऑप्शन में आधा हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है भैया? फ्लोरेसेंट ट्यूब में तो है भाई हीलियम भर दी जाएगी। क्या भर दी जाएगी? हीलियम भर दी जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श मतलब आइडियल, तो प्रतिरोध ना हो तभी तो वो आदर्श होगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत ना हो का मतलब नहीं, अनंत होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, अनंत होना चाहिए ना, वो मत खोजिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, एकदम अनंत होना चाहिए उसका प्रतिरोध, कोई मतलब नहीं है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को, होम रूल लीग को एक मिनट, होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, ठीक है ना। तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग बनाया था, जानते हैं कि नहीं? आपने पढ़ा होगा कि होम रूल लीग कभी कभी तिलक बाल गंगाधर, कभी कभी आंसर देता है एनी बेसेंट, ये दोनों को एक में मिलाया गया। इनकी स्थापना तो हुई थी तिलक बेसेंट वाला, जो ये एनी बेसेंट वाला जो था ये 1916 में बना था, लेकिन 2 साल जब गुजरा तो 1918 में ये दोनों को जोड़ दिया गया। 1 साल लिए होम रूल वाले वो तिलक जी, 1 साल एनी बेसेंट, मतलब 2 साल बाद ये कर दिया गया होम रूल लीग, तिलक और बेसेंट दोनों मिलकर के। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट, पूछता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? सीधा प्रश्न पूछता है, आंसर आपको तुरंत लगाना है कि लखनऊ पैक्ट जो था सर 1916 में हुआ था। जानते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? जानते हैं कालगुरली एक खान है, खान जैसे कोयला खान होता है, सोना का खान होता है ना, तो कुलगारली भी उसी प्रकार से एक खान है और वहां सोना उत्पादन होता है, तो ध्यान देना। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बता दीजिए, कैनबरा है कि नहीं? जरा कमेंट करिए और बताइए कि कैनबरा है राजधानी कि नहीं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत यानी कि चांदी नहीं होता है? किस में नहीं होता है भैया? तो हार्न सिल्वर में होता है, रूबी सिल्वर में होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं आपको मिलेगा, जर्मन सिल्वर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। कॉपर, जास्ता और निकेल से बन जाता है जर्मन सिल्वर, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो जहां ज्यादा गन्ना होगा, अभी उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को पछाड़ा है और उत्तर प्रदेश को चीनी को कटोरा भी कहा जाता है। चलिए, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार है, झूम कृषि है, एक प्रकार का यह कृषि है और ये सबसे ज्यादा व्यवहार में कहाँ में है भाई? तो यह है आपके नागालैंड में। 1 मिनट में जरा पानी पी लूं, मुझे प्यास भी लग रही है।
गर्मी का दिन है ना, गर्मी का दिन है और एसी उसी लगा नहीं है यहाँ, झूठ क्या बोले आप लोगों से, तो दिक्कत होगी थोड़ी। चलिए आ जाते हैं हम आप लोगों के बीच यहाँ पर। झूमिंग मैं बता दिया नागालैंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में। अल्पसंख्यक के हित, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक करों से मुक्ति ना। अनुच्छेद 29 में ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण राइट हो जाएगा अनुच्छेद 29। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछता है प्रश्न, जो बता रहे हैं उसको रटिए, सुनिए और कहीं नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ही लिखिए। जैसे मैं बताऊं तो लिखिए अल्पसंख्यक, ऐसे लिखिए, अल्प लिखिए और संरक्षण लिखिए, ऐसे लिखिए, और अनुच्छेद 29। एक दिन बाद 2 दिन बाद रिवीजन करिए तो बस अल्पसंख्यक के संरक्षण 29 अनुच्छेद। 2-4 सेकंड अगर मेहनत कर देंगे। एक देखिए, एक ऐसे ना एक व्हाइट पेपर रखा करिए इस टाइप का, और जो भी बताएं उसको बस इतना में तो लिख लीजिएगा, पूरे 50 इतने में लिख लीजिएगा, पर परेशान मत होइए इतना। 1 मिनट गिर मत भाई। हाँ तो राइट आंसर, ये अगले प्रश्न पर आ गए हम लोग। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। आइए, कह रहा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। जी हाँ, अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 12 कहाँ है भाई, अनुच्छेद 12 से 35 तो मूल अधिकार में है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तो मूल अधिकार है भैया। हाँ सर मूल अधिकार है। और जब 36 से क्या नित्य नैसर्गिक तत्व है, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा आपको। तो राइट आंसर डी होगा, न कि ए। ये भी समझना है। चलिए, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना प्रावधान है। सभी बालक को मिलेगा निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में पता है। तो देखिए कुछ लोग को लगेगा कि अनुच्छेद 21, जो कि गलत है। 21 में ये चीज नहीं है कि 14 वर्ष, उसमें कुछ और है, मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 45 में है। जी हाँ, यह अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद 45 में क्या है, 12 से 35 मूल अधिकार, 36 से 51 राज्य के नित्य नैसर्गिक तत्व। तो नित्य नैसर्गिक तत्व में ही यह जिक्र है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क शिक्षा। भाई ये राज्य का काम है ना, राज्य का काम है ना कि उनको निशुल्क शिक्षा दे। अब जो आप अनुच्छेद 21 का में सोच रहे हैं, वो अभिभावकों का ये दायित्व होगा, अभिभावक जो गार्जियन हैं, कि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान कराए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराए। ये अभिभावक का काम होगा कि बच्चों को पढ़ाने भेजिए। यहाँ निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना तो ये राज्य का कार्य है, राज्य का वो है, तो डीपीएसपी में आता है। क्लियर, क्लियर है सर, बहुत अच्छा से समझ गए, ऐसे ही तो समझना है। देखिए ये वो चीज है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया है। तो यह जानते हैं कब जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया है। जो आपका बनाया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कह रहे हैं, ये जो आप, हाँ मूल कर्तव्य में ही तो है, मूल कर्तव्य में ही ये मिलेगा आपको भैया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये 2002 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन से, ठीक ना। तो यहां पर आपको समझना है। चलिए, मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन कह रहा है। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, मूल कर्तव्य नागरिकों तथा विदेशियों के लिए भी है,
कुछ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए तथा कुछ विदेशियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लीजिए मूल कर्तव्य जो होंगे ना वह केवल और केवल नागरिकों के लिए है, केवल और केवल नागरिकों के लिए है भैया मूल कर्तव्य। तो ये ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए एक ट्रिक आप लोग को बताया हूं, वह ट्रिक है विल्लो रानी। विल्लो रानी, अब विल्लो रानी से मतलब विधानसभा, लो से लोकसभा और राज से राज्यसभा, नी से निर्वाचित, मतलब विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसी पर आप बैठाइए, संसद के तथा विधानमंडल के सभी सदस्य, सभी नहीं कह रहा है, निर्वाचित कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं। संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो हाँ यही तो होगा। संसद तथा विधानसभा के सभी नहीं होगा भैया, संसद के सभी नहीं होगा, केवल निर्वाचित। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो लोकसभा राज्यसभा लिखे, यहाँ संसद, तो क्या लोकसभा राज्यसभा से ही तो संसद बनता है भाई। संसद का निर्माण लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति का तो चुनाव हो ही रहा है, समझ गए। तो ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकता है एग्जाम में, फंसना नहीं है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाएंगे आप? तो विश्व ओजोन दिवस आपको मनाना पड़ेगा 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाना पड़ेगा। महासागर दिवस इस तारीख को मनाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस इसको मनाना पड़ेगा। 29 जुलाई को क्या मनाना पड़ेगा बताइए जरा, क्या मनाना पड़ेगा? क्या बाघ दिवस मनाना पड़ेगा क्या? कमेंट करिए, देखते हैं हम भी कि आप भी पढ़ते हैं कि हमरे जैसा है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह उद्यान उड़ीसा, कहाँ में है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नागालैंड में एक इटांकी है, इटांकी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये पर्णपाती 2 बार क्यों लिखा गया है भाई? पर्णपाती जब लिखी गया था तो ये पर्णपाती क्यों लिखा गया है? इसको नहीं लिखना चाहिए था। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हेतु वर्षा होनी चाहिए। शुष्क है ना, शुष्क मतलब सूखा, कम वर्षा में भी चल जाएगा काम। तो कम वर्षा कौन सा है? 70 से 100 सेंटीमीटर में भी ये चल जाएगा काम, ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, रीची द्वीप समूह, नया क्वेश्चन लग रहा है। ऐसे ही नया एक बार बताए थे पीटी पक्षद्वीप, देखिए आया कि नहीं एग्जाम में, आया ना। इस बार रीची द्वीप याद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये बंगाल की खाड़ी की ओर, अंडमान निकोबार के आसपास, तो ये भी ध्यान दीजिएगा रीची द्वीप। चलिए, ला नीना, पिछली बार पूछा था एल नीनो, याद है? आइए ला नीना पर। सबसे पहले ला नीना के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ला नीना जो है वह ठंडी जलधारा है, ला नीना ठंडी जलधारा है। इतना अगर याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। बस आप याद कर लीजिए भाई, ठंडी ला, ये ठंडा पीते हैं ना, तो किसी को कहना भाई ठंडा ला, इतना याद रखिएगा, ठंडा ला, यानी कि ला नीना ठंडा है। तो यह एक ठंडी जलधारा है, बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन हमें छांटना है सही नहीं है, ठीक, सही है। अच्छा, जब ठंडी है, मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, ठीक ना, ध्रुवों पर बर्फ रहता है, तो ठंडी तो ध्रुवों पर ही होगी, तो जो ध्रुव से चलेगी संभावना है कि ये ठंडी होगी हवा, है कि नहीं? ये धारा ठंडी होगी, हवा नहीं धारा। तो ला नीना की जो दिशा है यह ध्रुव से विषुवत की ओर होती है, ध्रुव से विषुवत आएगी तो संभवतः ठंडी है। तो हाँ सर, ये भी सही है, लेकिन हमें तो गलत कथन छांटना है। तो ला नीना की दिशा विषुवत से ध्रुव, यानी कि विषुवत पर तो गर्म रहता है, गर्म से इधर जाएगा कैसे? ला नीना ठंडी है तो गर्म हो जाएगा ये, यानी कि गलत कथन जो है वह सी है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेड डाटा बुक यानी कि लाल सूची, है ना, लाल सूची, इंटरनेशनल कंजर्वेशन नेचर लाल सूची जारी करता है। कौन जारी करता है भैया? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। ये विलुप्त जीवों के लिए है, ये विलुप्त जीवों के लिए है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है संबंधित, वह 4 ऑप्शन है, ग्रामीण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शहरी शिक्षा
और प्राथमिक शिक्षा। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, आप प्राथमिक स्कूल में पहले जाते थे बचपन में तो देखते थे मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ाते थे। यहाँ तो हालांकि डिजिटल बोर्ड आ गया है, ब्लैक बोर्ड का जमाना अब गया है ना, अब डिजिटल बोर्ड का तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। सॉफ्ट का मतलब है भैया मुलायम ना, मुलायम या आसानी से मिल जाए। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। मांगा जा रहा है 10 गो, मिल रहा है 20 गो, यानी कि आसानी से मिल रहा है। इसको समझ लीजिए कि सॉफ्ट करेंसी है। और अगर मांगा जा रहा है 5 गो और मिल रहा है 2 गो तो समझिए कि हार्ड है। सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा देंगे। चलिए आज का आखिरी सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कोई बुरी मुद्रा है, अच्छी मुद्रा को वो बाहर कर देगी। यह भैया किसने कहा था? तो यह ग्रेसम ने कहा था। संभवतः ग्रेसम ने ही कहा था कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। 50 प्रश्न मैं आप लोग को करा दिया हूं। समय थोड़ा लगा होगा लेकिन कंटेंट भी तो उपलब्ध कराया हूं भाई। कंटेंट दूंगा, अब खाली रटवाने आऊंगा तो 20 मिनट में रटवा दूंगा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होनी चाहिए ना। तो अगर आप लोग प्रेम बनाएंगे तो आपको और भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, अन्य टॉपिक पर उपलब्ध कराऊंगा। भाई अब है आप ही लोग के ऊपर, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। आप लोग कहते थे डिजिटल बोर्ड लाइए, ले आया। आप लोग कहते थे भाई सामने आके पढ़ाइए, आ गया। आपकी हर एक बात माना हूं, मानिए या मत मानिए। आप लोगों ने कहा टेस्ट सीरीज दिलाइए, इसका दे ही रहा हूं। आप लोगों ने कहा कि टॉपिक वाइज भी दीजिए, दे ही रहा हूं। क्या मेरी एक छोटी बात नहीं मानेंगे? वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेट रहें और अधिक ऊर्जा से आपको और भी क्लास उपलब्ध कराएं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, लंबा वीडियो हो गया है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।